हमने आपसे ऐसे सिचुएशंस की चर्चाएं की जिसमें पार्टिकल एक रीजन के अंदर में रहने के लिए बाध्य किया जाता है। क्लासिकली एटलीस्ट वो उस रीजन से बाहर नहीं जा सकता, बाउंड स्टेट्स जिसको हम कहते हैं। और आज हम एक ऐसी सिचुएशन की चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें कि पार्टिकल को ऐसा एक खास छोटे रीजन के अंदर में बाउंड नहीं किया गया है, और तब आप देखेंगे कि उसकी जो एनर्जी है वो अलग अलग डिस्क्रीट नहीं हो कर के एक कंटिन्यूअस वेरिएशन कर सकती है कहीं से कहीं तक। तो वो जो सिचुएशन हम आज लेकर के आ रहे हैं उसको कहते हैं पोटेंशियल स्टेप। पोटेंशियल स्टेप। तो इसका जो पोटेंशियल है, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल है एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, वो इस प्रकार की है, और इसीलिए इसका नाम स्टेप है। स्टेप का मतलब होता है सीढ़ी। तो ये ऐसा दिखने वाला ये पोटेंशियल है, अर्थात इसको अगर आप x बराबर 0 कहें और इसको यहाँ पे पोटेंशियल 0 है और यहाँ पे पोटेंशियल कुछ कांस्टेंट v0 है, तो Vx इज इक्वल टू 0 फॉर x लेस देन 0 इस रीजन के लिए, फर्स्ट रीजन के लिए। और सेकंड रीजन के लिए इसका वैल्यू v0 हो गया है, दिस इज फॉर x ग्रेटर देन 0। ऐसा जो पोटेंशियल है इसको हम लोग स्टेप पोटेंशियल कहते हैं। और इस तरह के पोटेंशियल में, इस तरह के इंटरैक्शन में, इस तरह की पोटेंशियल एनर्जी में एक पार्टिकल m मास का पार्टिकल है जो कि इसके अंदर है, मास से m पार्टिकल है। तो फिर से हम लोग अभी सबसे पहले वो एनर्जी आइगन फंक्शंस और एनर्जी आइगन वैल्यूज़ निकालेंगे। एक खास टाइम पे अगर उसकी एनर्जी डेफिनिट हो तो उसके क्या वेव फंक्शंस हो सकते हैं वो हम लोग निकालेंगे। और हमेशा की तरह हमारा जो इक्वेशन है इसके लिए टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन वो है h psi इज इक्वल टू E psi, phi h phi इज इक्वल टू E phi। हम लोग जो एनर्जी के आइगन फंक्शंस हैं उसको phi से लिखते रहे हैं। तो इस बार हमारे पास फिर से दो रीजन है, फर्स्ट रीजन और सेकंड रीजन। फर्स्ट रीजन के लिए अगर आप इसको लिखें, फर्स्ट रीजन के लिए तो है माइनस h क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल्टा डेल्टा 2 डेल्टा x स्क्वायर किसका, फाई का, प्लस v इंटू फाई। और फर्स्ट रीजन में v बराबर 0 है इसलिए ये टर्म नहीं आना है, तो ये इतना, और इसका बराबर E psi, ये बराबर E इंटू फाई। और हम लोग उसकी चर्चा करते हैं उस स्थिति की जबकि जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी, वो इस V0 से कम है, उनकी हम चर्चा पहले करेंगे। और उसकी भी चर्चा आप कर सकते हैं जबकि ये जो E है, एनर्जी है, वो इससे अधिक हो, V0 से अधिक हो, उसकी चर्चा हम कर सकते हैं। तो अभी हम इसकी चर्चा जो कर रहे हैं उस सिचुएशन की कर रहे हैं जिसमें E जो है वो इससे कम है। तो पहले रीजन के लिए ये परिस्थिति है और आप इसका सॉल्यूशंस जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। अगर आप इसको लिखते हैं del 2 phi del x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2me बाई h क्रॉस स्क्वायर फाई, और इसको आप लिखते हैं माइनस के स्क्वायर फाई, हमेशा करते आए हैं हम। तो वैसी हालत में जो फाई है उसको आप लिख सकते हैं a साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स लिख सकते हैं। इसी को आप लिख सकते हैं a साइन के एक्स प्लस एप्सिलन, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। इसी को आप लिख सकते हैं a e पे पावर i के फाई प्लस e पे पावर माइनस आई के फाई। तो ये सब अलग अलग फॉर्म है जिसमें कि आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स ये a और ये a सेम नहीं है, ये a और ये a सेम नहीं है, ये b और ये b सेम नहीं है, ये अपने कांस्टेंट इंडिपेंडेंट कांस्टेंट्स हैं। यहाँ इनके ये दो कांस्टेंट्स हैं, इनके यहाँ ये दो कांस्टेंट्स हैं। मैं इस फॉर्म को लेकर के चलूँगा। तो जो पहला फॉर्म है वो ऐसा है, और ऐसा वाला क्यों लेके चल रहा हूँ उसका भी कारण है, समझ आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। तो ऐसा ये फर्स्ट रीजन का इस प्रकार का इक्वेशन बनेगा, आई के एक्स यहाँ और आई के एक्स यहाँ।
तो ये पहले रीजन में है। दूसरे रीजन में क्या हुआ, दूसरे रीजन में अगर हम चलते हैं इस रीजन के अंदर में, तो अब V बराबर V0 है, तो हमारा इक्वेशन बनेगा सेकंड रीजन के लिए, सेकंड रीजन के लिए हमारा इक्वेशन बनेगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m del 2 del x स्क्वायर ऑफ फाई, ये सेकंड रीजन का फाई है, प्लस V0 इंटू फाई, और ये बराबर E फाई, ऐसा। तो चूंकि E लेस देन V0 हमने लिया है, तो आप ये देख लीजिएगा कि इस रीजन में ये क्लासिकली फॉरबिडन रीजन है, टोटल एनर्जी कम है और पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। अर्थात क्लासिकली अगर मैं सोचूं तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है, तो उस परिस्थिति के अनुसार हम इसको लिखेंगे, V0 बड़ा है, ध्यान रखिएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m del 2 फाई del x स्क्वायर, और फिर इस साइड में अगर हम चलते हैं तो ये बनता है E माइनस V0 टाइम्स फाई, और इसको आप लिखते हैं V0 माइनस E फाई, ऐसा। यहाँ से इस h क्रॉस स्क्वायर 2m को उधर ले चलें, 2m ओवर h क्रॉस स्क्वायर, ऐसा, और इस साइड में बचता है del 2 फाई del x स्क्वायर। ये माइनस और ये हमने पलट दिया, वो बैलेंस हो गए, मामला बराबर हो गया। और इसमें ये जो साइड है ये पॉजिटिव है, क्योंकि V0 बड़ा है और E छोटा है, हम उस परिस्थिति की ही चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट पॉजिटिव कांस्टेंट है, और इसलिए हम इसको ऐसा लिखते हैं, इसको हम गामा स्क्वायर फाई ऐसा लिखते हैं। यहाँ पे हमने इसको k स्क्वायर फाई लिखा था, और जो k था वो क्या था, वो k हो गया था स्क्वायर रूट 2me बाई एच क्रॉस स्क्वायर, और यहाँ पे हम ऐसा लिख रहे हैं, और इस पर हमारा गामा है स्क्वायर रूट 2m V0 माइनस E बाई एच क्रॉस स्क्वायर, ऐसा। और इसका सॉल्यूशन अगर देखते हैं तो इसका सॉल्यूशन साइन कॉस में नहीं आने वाला है, इसका सॉल्यूशन ऐसा आने वाला है, फाई सेकंड रीजन में ये कुछ c टाइम्स e पे पावर गामा फाई और प्लस d टाइम्स e पे पावर माइनस गामा फाई, ऐसा इसका सॉल्यूशन आने वाला है इस सेकंड रीजन के अंदर में। और चूंकि सेकंड रीजन में x बराबर लार्ज वैल्यूज़ शामिल हैं, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी वाला साइड पूरा इसमें शामिल है, इसलिए ये टर्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये फिर इन्फिनिट ब्लो करेगा, यही टर्म हो सकता है। तो इसलिए आप इसको लिखते हैं डी ई माइनस गामा एक्स, गामा एक्स ऐसा लिखते हैं। एक्स का वैल्यू जब लार्ज हो जाए तो ये चीज़ कम हो जाएगी, ज़ीरो की तरफ चली जाएगी, लेकिन इसमें अगर x का वैल्यू आप लार्ज रख देंगे तो ये इन्फिनिट की तरफ चला जाएगा। वेव फंक्शन शुड ऑलवेज बी फाइनाइट, इसलिए ये परिस्थिति है। तो फाई 1 ऐसा है, फाई 2 ऐसा है। यहाँ से हम जो कंटिन्यूटी के कंडीशंस हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला कंडीशन हमारा है कि वेव फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस, तो फाई 1 x इज इक्वल टू 0 should be equal to phi 2 x equal to 0। यहाँ पर आप इधर के साइड से वेव फंक्शन लिखते हैं और इधर के साइड से वेव फंक्शन लिखते हैं, तो यहाँ पे मैच होना चाहिए, स्लोप्स भी मैच होने चाहिए, पहले वैल्यूज मैच करा रहे हैं हम। तो x बराबर 0 अगर पुट करते हैं हम, जो इस रीजन में भी है और इस रीजन में भी है, इसलिए दोनों साइड से वैल्यूज सेम होना चाहिए। तो वो अगर पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या बनेगा, x बराबर 0 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ भी x बराबर 0 पुट करेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, तो ये बन गया a प्लस बी। तो इस साइड से हो गया ये a प्लस बी, और उस साइड से सेकंड साइड से अगर चलते हैं, यहाँ x बराबर 0 रखते हैं तो ये भी 1 हो गया, तो ये d, ये बराबर हो गया d। और स्लोप्स मैच होने चाहिए, क्योंकि फाइनाइट जंप है, पोटेंशियल में फाइनाइट जंप है। जब फाइनाइट जंप होते हैं तो स्लोप्स मैच होने चाहिए,
जंक्शन के ऊपर। इन्फिनिट अगर स्लोप, इन्फिनिट अगर पोटेंशियल में जंप है तब फिर वहाँ पे स्लोप्स ज़रूरी नहीं है कि मैच हों, लेकिन यहाँ इसको मैच होना चाहिए। तो आप डिफरेंशिएट कीजिए इसको। x में अगर डिफरेंशिएट करते हैं, मैं केवल x का ही फंक्शन है, मैं d लिख सकता हूँ इसको, लेकिन मैं ऐसा बार बार लिखता हूँ आपको याद दिलाने के लिए कि हम लोग अभी भी थोड़ा आर्टिफिशियल वर्ल्ड में हैं, अभी भी हम वन डिमेंशन वर्ल्ड में ही काम कर रहे हैं। तो हमेशा इसकी ये ध्यान में रखें कि हम लोग 3 डिमेंशन में रहते हैं, 3 डिमेंशन का फिजिक्स हमें करना होता है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के जो तत्व हैं, जो मूल तत्व हैं, उनको अच्छी तरह पहले हम समझ लें 3 डिमेंशन में जाने के पहले। इसलिए हम यहाँ पर 1 डिमेंशन में ही काम कर रहे हैं, लेकिन 3 डिमेंशन में काम करना है, ये ध्यान में रहना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे d नहीं लिख करके डेल्टा लिखते हैं। तो अगर आप x में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा i के यहाँ से a i k और e पे पावर i के x, और फिर यहाँ से माइनस i के तो माइनस b और i k, और तब e पे पावर i के x माइनस i के x। ऐसा इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं, डेल्टा फाई 2 अगर करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करें हम, ये फाई 1 है यहाँ पे, x में इसको डिफरेंशिएट कर दें तो ये बनेगा माइनस गामा, यहाँ आएगा माइनस डी टाइम्स गामा इंटू ई पे पावर माइनस गामा x। ऐसा। और स्लोप्स को मैच होना चाहिए। अगर हम ये डेल्टा फाई 1 डेल्टा x लेते हैं पहले साइड से एट x इज इक्वल टू 0, और दूसरे साइड से फाई 2 इसको करते हैं हम डिफरेंशिएट, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, x बराबर 0 पर वैल्यू रखते हैं बाद में डिफरेंशिएट करके, तो ये मैच होने चाहिए, दोनों साइड के स्लोप्स मैच होने चाहिए। तो यहाँ अगर x बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा, i k कॉमन ले लें, i k इंटू a माइनस b, तो i k या i k a माइनस आई के बी, ये है ये। और दूसरे साइड वाला जो है उसमें अगर x बराबर 0 रखेंगे तो माइनस डी गामा, तो यहाँ से ये माइनस डी और ये गामा। ये कंडीशंस होने चाहिए, एक ये कंडीशन होना चाहिए और एक ये कंडीशन होना चाहिए। तो आप b को और d को a के टर्म्स में लिखने की कोशिश करें, a के टर्म्स में b और d को लिखने की कोशिश करें। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इनमें से किसी एक को हटा दीजिए, हम इस b को एलिमिनेट कर देते हैं, अर्थात इस इक्वेशन को हम i k से मल्टीप्लाई करके और इसमें जोड़ देते हैं। तो क्या बना, i k इंटू ए प्लस आई के इंटू ए 2 टाइम्स आई के इंटू ए, ऐसा बना। और फिर यहाँ b टाइम्स आई के और यहाँ पे b टाइम्स आई के माइनस के साइन जोड़ने से ख़त्म हो गया। और इस साइड में आप देखें ये है d इंटू यहाँ पे आई के है और यहाँ पे ये माइनस गामा है, d बराबर 2i k a डिवाइडेड बाई आई के माइनस गामा, ऐसा। तो आप d का वैल्यू लिख सकते हैं a के टर्म्स में, और आप b का वैल्यू यहां से रख सकते हैं। b का अर्थ है d माइनस ए, तो b का अर्थ है d और माइनस ए, अर्थात 2i k बाई आई के माइनस गामा और माइनस 1 इंटू ए। ये पहला टर्म है, ये पहला टर्म हमने लिख लिया और उसमें से माइनस ए कर दिया, तो ये माइनस ए हो गया। तो इसमें से इसको अगर आप घटाते हैं तो क्या बनता है, आई के प्लस गामा डिवाइडेड बाई आई के माइनस गामा टाइम्स ए। तो आप देखिए कि हमने किसी भी k के लिए और किसी भी गामा के लिए, और k गामा किससे रिलेटेड है, k और गामा रिलेटेड है। यहाँ देखिए ये गामा है और k जो है वो ये है। तो कोई भी वैल्यू k का आप ले लें, करस्पॉन्डिंगली गामा वहीं से फिक्स हो जाएगा। कोई भी वैल्यू आप k का ले लें, कोई भी वैल्यू आप गामा का ले लें, यानी कोई भी वैल्यू आप एनर्जी का ले लें, तो आपको एक आइगन फंक्शन मिल गया, उस एनर्जी के लिए एक आइगन फंक्शन मिल गया। 0 से v0 तक के बीच का कोई भी अगर आपने एनर्जी ले ली है तो उस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग यहाँ से आप k लिख सकते हैं, यहाँ से आप गामा लिख सकते हैं, और वो k और गामा को यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो b भी लिखा गया a के टर्म्स में और d भी लिखा गया a के टर्म्स में। तो पूरा का पूरा वेव फंक्शन अब आप लिख सकते हैं। ये पूरा का पूरा वेव फंक्शन जो है ये
ये आप लिख सकते हैं। एक कांस्टेंट a रहेगा केवल बाहर, लेकिन आप जानते हैं एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से फंक्शंस जो है वो नहीं बदलते। तो इसलिए ये पूरा जो आइगन फंक्शन बना है, इसमें कैपिटल ए का क्या वैल्यू है हमने उसका मान नहीं निकाला, इसकी कोई चिंता नहीं है हमें, क्योंकि वो एक फैक्टर है, एक कांस्टेंट फैक्टर है। पूरे वेव फंक्शन को एक कांस्टेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो स्टेट नहीं बदलते हैं, इसलिए हमें ये आइगन फंक्शन मिल जाता है। तो हर एनर्जी के लिए आइगन फंक्शन मेरे पास है। एनर्जी वेरीज कंटिन्यूअसली, कोई भी एनर्जी लें वो एक आइगन वैल्यू है, उसके करस्पॉन्डिंग एक पर्टिकुलर आइगन फंक्शन है। तो ये इतनी बात आप करें। और इसको मैं एक जगह समराइज कर लूँ पहले, क्योंकि बोर्ड पे मुझे और दूसरे काम करने हैं, तो हम इसकी जो प्रमुख बातें हैं वो एक जगह रखते हैं। ये हमारा पोटेंशियल स्टेप का फंक्शन है, ये हम यहाँ पे ऐसे रहने देते हैं और यहाँ से हम थोड़ा जगह बनाते हैं। तो सबसे पहली बात जो हमें आवश्यक है वो है कि ये phi 1 जो पहले रीजन के अंदर में हमने लिखा है phi 1, वो है a e पे पावर i के x और प्लस b e पे पावर माइनस i के x, ये पहले रीजन के लिए है। और सेकंड रीजन के लिए हमारा फंक्शन जो है वो ये है d e पे पावर माइनस गामा x। और अब हमें ये b के और d के वैल्यूज पता है, वो भी हम यहीं पे लिख डालते हैं। b है i के माइनस गामा बाय i के प्लस गामा टाइम्स a, और d है 2i के a, या a को हम आगे लिखते हैं ऐसा, i के माइनस गामा और तब यहाँ पर a। तो ये b के और d के भी वैल्यू हमें पता है, तो इसलिए अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, और हमें अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ से आगे एक पार्टिकल की बीम की चर्चा करने जा रहे हैं जो नेगेटिव एक्स साइड से आ रही है, और उसकी जो एनर्जी है हर एक पार्टिकल की वो बराबर है E है, और जो V0 से कम है। तो x बराबर 0 पर क्या होगा उन पार्टिकल्स का, इसकी हम थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। ये जो हमने एनर्जी आइगन फंक्शंस निकाले हैं वो किसी खास इंस्टेंट पर हैं, एक खास इंस्टेंट पर हैं। अगर वेव फंक्शन ऐसा हो जिसमें एनर्जी डेफिनिट है तो वो वेव फंक्शन इस प्रकार का होना चाहिए, ये हमने निकाला है। मोशन के हम फंक्शन ऑफ टाइम की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हमने अभी भी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन ही यूज़ किया है। लेकिन फिर भी हम थोड़ी चर्चा कर सकते हैं कि पार्टिकल्स अगर आ रहे हैं तो उनका क्या हो रहा है, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि e टू द पावर i के x अगर है, अगर वेव फंक्शन ऐसा होता, अगर किसी पार्टिकल का वेव फंक्शन कुछ कांस्टेंट टाइम्स e पे पावर i के x इस टाइप का होता ऐसा, और वो फ्री पार्टिकल होता, कोई पोटेंशियल नहीं होता, तो हम लोग यहाँ से और मालूम कर सकते हैं कि इसका लीनियर मोमेंटम क्या है। और लीनियर मोमेंटम यानी पूरे स्पेस में अगर ये फंक्शन होता, केवल एक साइड में नहीं, पूरे स्पेस में यही फंक्शन होता, तो वैसी हालत में इसका जो लीनियर मोमेंटम है वो h क्रॉस k होता, पॉजिटिव। तो लीनियर मोमेंटम पॉजिटिव है। अब आप मेंटली सोच सकते हो, इसका अर्थ है कि पार्टिकल पॉजिटिव x डायरेक्शन में चल रहा है। और इसी प्रकार से अगर ये साई एक्स ई पे पावर माइनस आई एक के एक्स है तो उसका जो लीनियर मोमेंटम है वो माइनस एच क्रॉस के होता है, निगेटिव। तो आप कल्पना कर सकते हो कि वो लेफ्ट साइड में जा रहा है। हमारा वेव फंक्शन ऐसा है नहीं, हमारा वेव फंक्शन थोड़ी दूर तक तो कॉम्बिनेशन है इन दोनों का, यानी पार्टिकल के इधर जाने की भी प्रोबेबिलिटी है, पार्टिकल के उधर जाने की भी प्रोबेबिलिटी है। अगर एक बीम है तो उसका अर्थ है कुछ पार्टिकल्स इधर जा रहे होंगे कि उस टाइम पे, उस इंस्टेंट पे, और कुछ उधर जा रहे होंगे। अभी भी हम एक ही इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम एक ये पूछ सकते हैं कितने इधर जा रहे हैं, कितने उधर जा रहे हैं, वो इनके कांस्टेंट्स पर डिपेंड करेगा। तो इनका सहारा लेकर के हम थोड़ी उसकी चर्चा करना चाहेंगे कि उससे पार्टिकल का क्या होता है x बराबर 0 पे। लेकिन उसके पहले आपको एक और कॉन्सेप्ट देना जरूरी है, वो कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी।
ये बताने के पहले हम आपको एक करंट इलेक्ट्रिसिटी के फ्रेम में ले जाना चाहते हैं। मान लें आपके पास एक तार है जिसका ये क्रॉस सेक्शनल का एरिया डेल्टा ए है, और इस तार में आप एक लंबाई लीजिए, पूरा तार है, इसमें आप एक लंबाई ले लीजिए dx, ये dx लंबाई ले लीजिए, मैंने बहुत बड़ा सा बना दिया, छोटा भी बना सकते हैं। और यहां से कुछ करंट जा रहा है, इसके अंदर में करंट जा रहा है di, इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है इसके अंदर में di, इधर से निकल रहा है। और जरूरी नहीं कि जितना करंट जा रहा है उतना ही करंट निकल रहा है, हो सकता है इसके भीतर में भी कुछ ऐसी चीजें हो जहां से कि चार्जेस बन रहे हो और निकल रहे, जा रहे हो, आ रहे हो। तो अगर यहां पे ये अगर करंट है ऐसा, तो हम यहां पे करंट शायद इतना न हो, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, x प्लस dx पर इतना करंट है और x पर इतना करंट है। और इसके अंदर जो चार्ज डेंसिटी है, वो चार्ज डेंसिटी मान लें रो है। तो क्या क्या काम हम कर सकते हैं यहां पे? पहली बात, अगर आप करंट को देखें, यहां पे कितना चार्ज यहां से इन कर रहा है, कितना चार्ज यहां से इन कर रहा है, चार्ज एंटरिंग, इस वॉल्यूम के अंदर में कितना चार्ज घुस रहा है डेल्टा टी टाइम में या dt टाइम में, तो वो होगा di टाइम्स dt। इसी को कहते हैं ना, करंट किसको कहते हैं? कितना चार्ज पर यूनिट टाइम जा रहा है, dq बाई dt इज करंट। तो इसलिए वो जो dq है वो di इंटू करंट इंटू टाइम है, तो इतना चार्ज यहां से घुस रहा है। तो ये di कौन सा है? ये इस जगह का di है, क्योंकि हम एंटर कराने की बात कर रहे हैं। तो दिस इज di एट x टाइम्स dt। और कितना चार्ज बाहर निकल रहा है, कितना चार्ज बाहर निकल रहा है इस वॉल्यूम से, चार्ज लीविंग, तो वो है di एट x प्लस dx और टाइम्स dt, इतना चार्ज यहां से बाहर निकल रहा है। तो dt समय में कितना चार्ज बढ़ गया यहां पे, इस वॉल्यूम के अंदर में चार्ज, अगर ये बराबर नहीं है तो इस वॉल्यूम के अंदर में चार्ज बढ़ गया है। तो कितना चार्ज बढ़ गया, ये अगर लिखना हो dq, तो वो dq है जो इसमें बढ़ गया है, वो कह रहे हैं ये वाला चार्ज कितना गया, ये नहीं, ये चार्ज कितना गया, ये नहीं, इसके और इसके मिला करके टोटल चार्ज कितना बढ़ गया dt समय में, उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो वो अगर देखते हैं तो वो बन जाएगा क्या, di x माइनस di एट x प्लस dx टाइम्स dt, इतना चार्ज बढ़ गया। तो चार्ज डेंसिटी के रूप में अगर सोचें, पहले t टाइम पे मान लीजिए इसकी जो चार्ज डेंसिटी थी वो रो थी, और अब चार्ज बढ़ गया है, यानी वॉल्यूम तो उतना ही है, तो चार्ज डेंसिटी बढ़ गई है। तो चार्ज डेंसिटी के रूप में अगर देखते हैं तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? जो पहले चार्ज था वो था रो इंटू, ये रो कौन सा, पहले वाला, शुरू वाला, t टाइम पे रो इंटू टी इंटू डेल्टा ए और इंटू डेल्टा एक्स। ये पहले इतना चार्ज था, और बाद में चार्ज कितना हो गया, बाद में चार्ज हो गया t प्लस dt टाइम पे, t प्लस dt टाइम पे ये इतना हो गया डेल्टा a इंटू डेल्टा एक्स। ये तो कितना चार्ज बढ़ गया, बढ़ कितना गया, पहले इतना था अब इतना हो गया। तो dq जो है उसको आप लिख सकते हैं, अब dq को लिख सकते हैं, यहां से भी dq को लिख सकते हैं, पहले इतना था अब इतना हो गया, अर्थात रो एट t प्लस dt माइनस रो एट t टाइम्स डेल्टा a डेल्टा x, डेल्टा a डेल्टा x, ये dx। तो यहां से हमने यही लिखा था कितना चार्ज बढ़ गया, और वहां से भी हम वही लिख रहे हैं कितना चार्ज बढ़ गया। तो वो दोनों बराबर होने चाहिए। तो ये बराबर है किसके, इसके, di एट x माइनस di एट x प्लस dx और इनटू dt, इसके। और करंट डेंसिटी आप जानते हैं, चार्ज करंट डिवाइडेड बाय एरिया, उसको करंट डेंसिटी कहते हैं।
तो करंट डेंसिटी के टर्म्स में अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा, या ऐसा कहें इस डेल्टा ए को आप यहाँ भाग लगा दीजिए तो ये करंट डेंसिटी बन जाएगी। तो रो एट टी प्लस डी टी माइनस रो एट टी और इनटू डी एक्स बराबर डेल्टा ए से मैं भाग लगा रहा हूं, यहां क्या बन गया j एट x, ये हो गया j एट x, दिस डिवाइडेड बाय दिस डेल्टा ए इज j एट x, और माइनस ये di इस जगह पे डिवाइडेड बाय डेल्टा ए यानी j एट x प्लस dx, और ये यहां पे ये dx, ये dt, यहां पे ये dt ऐसा। अब इस dt को तो आप इधर ले लीजिए और dx को आप उधर ले जाइए और फिर देखिए क्या होता है। इस dt को अगर हम यहां लिख लें, दिस डिवाइडेड बाय dt कर लें यहां पे, और इस dx को हम यहां से हटाकर उधर ले जाएं और डिवाइडेड बाय ये dx कर लें, तो ये क्या है, ये है डेल रो डेल टी। इसकी जो चार्ज डेंसिटी है इस जगह पे, ये dx आपको देखने में बहुत लंबा लग रहा है, ये dx बिल्कुल इससे सट करके है, तो यहाँ जो चार्ज डेंसिटी है वो समय के साथ बदल रही है, और ये है वो डेल रो डेल टी। और इस साइड में देखें ये है माइनस डेल जे डेल एक्स। परिभाषा जो है डी डी एक्स करने की वो यही है, जैसे यहाँ टाइम में डिफरेंशिएट हो रहा है वैसे यहाँ पे ये एक्स में डिफरेंशिएट हो रहा है, dx गोइंग टुवर्ड्स जीरो, dt गोइंग टुवर्ड्स जीरो, ये चीज बन गई। अगर हम 3 डिमेंशन में होते तो y और z के भी टर्म्स होते और यहाँ पे जुड़ जाता, और तब हम लिखते डेल रो डेल टी इज इक्वल टू माइनस डाइवर्जेंस ऑफ j, डाइवर्जेंस ऑफ j, और इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये रो क्या है, चार्ज की डेंसिटी है। किसी वॉल्यूम में किसी जगह पे एक छोटा सा वॉल्यूम बनाए, वहां पे उस वॉल्यूम में कितना चार्ज है, वो चार्ज की डेंसिटी ये रो है, और वही चार्ज मूव कर रहा है, वो इस करंट डेंसिटी से पता चल रहा है। जब चार्ज मूव करता है तो करंट बनता है, और आप उसको उस एरिया से भाग लगा दीजिए तो करंट डेंसिटी बनती है। तो उसी चार्ज के मूवमेंट को ये बता रहा है, और वो करंट डेंसिटी स्पेस में कैसे बदल रही है, यहां से चार्ज उठ के वहां जा रहा है, इस बात को बताने के लिए ये पार्ट है, और चार्ज की डेंसिटी कैसे बदल रही है वो बताने के लिए ये पार्ट है, और ये मिलकर के ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है। यही चीज हम प्रोबेबिलिटी की डेंसिटी पर करने वाले। जैसे यहां चार्ज की डेंसिटी है, वैसे ही किसी पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी की भी डेंसिटी की बात हम करते हैं। अगर हम किसी पॉइंट पर हैं तो वहां एक छोटा सा वॉल्यूम बनाते हैं और हम पूछते हैं इस वॉल्यूम में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, डिवाइडेड बाय दैट वॉल्यूम, उसको हम प्रोबेबिलिटी की डेंसिटी कहते हैं। तो जैसे चार्ज की डेंसिटी से चार्ज का मूवमेंट यानी करंट संबंधित है, वैसे ही प्रोबेबिलिटी की डेंसिटी से हम ऐसे कह सकते हैं एज इफ की प्रोबेबिलिटी यहां से उठ करके वहां चली गई है, अर्थात पार्टिकल यहां पाया जाना था पहले, और उतनी ही प्रोबेबिलिटी अब उसकी वहां पहुंच गई है, पार्टिकल वहां पे पाया जाने वाला है। तो ये रिलेशन आएगा धीरे धीरे कि हमारे पार्टिकल्स कैसे चल रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हैं। तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट हम इस पार्टिकल के प्रोबेबिलिटी पर लगाने वाले हैं, क्योंकि जो आप जानते हैं मॉड साई एक्स स्क्वायर, यही होती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इसी को आप dx से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसी को आप dx से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो प्रोबेबिलिटी बन जाती है ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन x एंड x प्लस dx। तो वो कॉन्सेप्ट हम यहां लगाएंगे और देखेंगे कि अब हम उसका कैसे इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं।